बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडिंग के चैप्टर नंबर 7 की पार्ट 1 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट में बेसिकली डिस्कस क्या किया है। हम कहते हैं नर्व में नर्व सिग्नल आते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो नर्व एंडिंग में जो नर्व सिग्नल आते हैं वो ऐसी कौन सी चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक्टिव मायोसिन की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। उन चेंजेस को इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न से जो नर्व्स निकल रही होती हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट कर रही होती हैं। फिर जब एक नर्व एक मसल में एंटर होती है तो वो डिवाइड करके कई नर्व एंडिंग्स फॉर्म कर जाती है। ठीक, इस तरह से एक नर्व एक से ज़्यादा मसल फाइबर्स को नर्व सप्लाई देती है जिनको हम एक मोटर यूनिट कहते हैं। यानी एक नर्व जितने मसल फाइबर्स को सप्लाई दे रही है उन सबको कलेक्टिवली एक मोटर यूनिट कहते हैं। चैप्टर 6 में मोटर यूनिट को पढ़ चुके हैं, तो यही वो कह रहे हैं कि एक नर्व 3 to several hundred skeletal मसल फाइबर्स को नर्व सप्लाई दे रही होती है। अच्छा, एक नर्व एंडिंग जो एक मसल फाइबर के साथ जंक्शन बना रही होती है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, या उसको हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। ठीक, मोटर एंड प्लेट के स्ट्रक्चर को फिर उन्होंने आगे डिस्कस किया है, वो हम फिगर को देख के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक मोटर एंड प्लेट या एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। ये उसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि ये जो नर्व है ये मसल फाइबर के अंदर एंटर नहीं हो रही, मसल फाइबर के अंदर एक गड़ा सा बना रही है और उसमें आ रही है। ठीक है, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन के अंदर कोई एंट्री नहीं हुई। तो ये जो मसल फाइबर के अंदर ये जो गड़ा सा बन गया है इसको आप कहते हैं सिनैप्टिक गटर। ठीक हो गया, या सिनैप्टिक ट्रफ। तो पहले चीज़ आपने ये देख ली। दूसरा क्या, ये जो नर्व है इसके और मसल फाइबर की मेम्ब्रेन के दरमियान जो थोड़ा सा गैप मौजूद है, इस गैप को हम नाम देते हैं सिनैप्टिक स्पेस या सिनैप्टिक क्लेफ्ट भी आप कह सकते हैं। डन हो गई बात। फिर तीसरी चीज़ देखें, ये जो आपके पास मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक तो ये गटर है ना, फिर इस गटर के अंदर मजीद आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड्स पैदा हुए हैं। इन फोल्ड्स को हम कहते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट्स। ये देखें यहाँ पर नीचे लेबल भी किया हुआ है, सब न्यूरल क्लेफ्ट्स। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप देखते हैं नर्व के ये जो नर्व आ रही है इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ वेसिकल्स मौजूद है, उनको आप क्या कह रहे हैं, सिनैप्टिक वेसिकल्स। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ये सिनैप्टिक गटर, ये जो स्पेस है इसको आप सिनैप्टिक स्पेस या सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये जो फोल्ड्स हो रहे हैं इन फोल्ड्स को आप क्या कह रहे हैं, सब न्यूरल क्लेफ्ट्स। ठीक होगा, तो ये चीज़ें बड़ी सिंपल सी थी। अच्छा, ऊपर वाली डायग्राम में भी आप देख लें कि ये दिखा रहे हैं एक नर्व आ रही है और वो नर्व अल्टीमेटली एक मसल फाइबर पे लग रही है। इसको हमने कहा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं, मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। अच्छा, इसको सिनैप्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिए। ये यहाँ पे उन्होंने ये स्ट्रक्चर लिखे हुए, सब न्यूरल क्लेफ्ट हमने पढ़ लिया, सिनैप्टिक गटर सिनैप्टिक ट्रफ पढ़ लिया, सिनैप्टिक स्पेस हमने पढ़ ली। अच्छा, सिनैप्टिक स्पेस जो है ना वो बता रहा है तकरीबन 20 to 30 नैनोमीटर्स वाइड होती है, यानी गैप बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर एंड मेम्ब्रेन ऑफ नर्व 20 to 30 नैनोमीटर है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, फिर एक्सॉन टर्मिनल, ये जो नर्व एंडिंग थी उसको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि ये जो आपके पास नर्व एंडिंग है ना, ये एक्सॉन टर्मिनल है। इसके अंदर आपने देखा बहुत सारी सिनैप्टिक वेसिकल्स हैं। इन सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक्सॉन टर्मिनल में ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ताकि बहुत सारी, ये आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कितना ज़्यादा है, ताकि एटीपी बनाई जा सके और एसिटाइल कोलिन बनाया जा सके। क्योंकि ज़ाहिर बात है एनर्जी होगी तो एसिटाइल कोलिन बन सकेगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे आपके पास जो स्पेस होती है इसके अंदर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम भी होता है, उसके फंक्शन को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिक सी कुछ बातें थी स्ट्रक्चर के हवाले से। आगे हम स्टार्ट करते हैं अब फंक्शन को, या आप कह सकते हैं मैकेनिज्म को। तो सबसे पहले आता है सिक्रीशन ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय द नर्व टर्मिनल्स। होता असल में ये है कि जब नर्व टर्मिनल पे नर्व इम्पल्स पहुंचती है तो तकरीबन 125 वेसिकल्स रिलीज होती हैं और इन वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है, ये किस तरह से रिलीज होती हैं इसको हम स्टडी करते हैं। एक बार ध्यान में रखना, पहले तो इन वेसिकल्स को साइटोस्केलेटन पे एंकर किया हुआ होता है साइनेप्सिन प्रोटीन ने। ठीक है, ये जो एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स हैं इनको साइटोस्केलेटन पे एंकर किया होता है किसने, साइनेप्सिन प्रोटीन ने। ठीक, अब आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ना एक पार्ट को उन्होंने जूम करके यहाँ पे शो किया हुआ है, तो इसको देखिएगा आप। ठीक हो गया। अब हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं। ये देखिएगा नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन की इनर साइड पे ये पर्पल कलर की डेंस बार मौजूद है। ठीक है, डेंस बार होती है। डेंस बार की दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं जो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर के शो हुए हैं। ठीक, जब नर्व इम्पल्स आती है ना तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम ट्रेवल करके नर्व फाइबर के अंदर चला जाता है। नर्व फाइबर के अंदर जाके ये कैल्शियम कलमाडुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है।
कैल्शियम क्लोमाडुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज साइनेप्सिन को फॉस्फोराइलेट करता है। जब साइनेप्सिन को फॉस्फोराइलेट करता है तो साइनेप्सिन जिसने इन वेसिकल्स को साइटोस्केलेटन के साथ अटैच किया हुआ था वो साइनेप्सिन इन वेसिकल्स को फ्री कर देती है। ठीक हो गया। जब ये वेसिकल्स फ्री हो जाते हैं तो ये वेसिकल्स अल्टीमेटली यहाँ पे आके मेम्ब्रेन के साथ डॉक हो जाते हैं या स्टिक कर जाते हैं डॉकिंग मैकेनिज्म के थ्रू। डॉकिंग मैकेनिज्म गाइटर में डिस्कस नहीं हुआ शेयरवुड में इसका जिक्र किया हुआ उन्होंने सेल फिजियोलॉजी में। बहरहाल गाइटर में डॉकिंग मैकेनिज्म का जिक्र नहीं है। अच्छा, डॉक कर गए और ये इस तरह को जो ये बाहर रिलीज हो गया। यही सारी बात आपकी छुरी में लिखी हुई थी। डेंस बात होती है, डेंस बात की साइड पे वोल्टेज गेट कैल्शियम चैनल होते हैं। ये चैनल्स खुलते हैं तो अंदर कैल्शियम आता है, वो एक्टिवेट करता है कैल्शियम क्लोमाडुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को। ये प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेट करता है सिनेप्सिन प्रोटीन को, जिसकी वजह से ये वेसिकल फ्री हो जाते हैं। जब वेसिकल फ्री होते हैं तो ये वेसिकल डॉक करते हैं और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गई है सिनेप्टिक स्पेस के अंदर। अब ये एसिटाइलकोलिन क्या करती है उसको हम पढ़ने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये वो पैराग्राफ है। अब हम देखते हैं एसिटाइलकोलिन ये करती क्या है। अच्छा, तो मसल फाइबर के ऊपर जो ये सब न्यूरल क्लेफ्ट्स है इनके अंदर होते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स बेसिकली ऐसे आयन चैनल होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन की मौजूदगी में खुल जाते हैं। ठीक है, हम इन रिसेप्टर्स की या इन आयन चैनल्स के स्ट्रक्चर को मजीद स्टडी करने लगे हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसके 5 सब यूनिट्स होते हैं। फीटस के अंदर वो सब यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? 2 अल्फा प्रोटीन्स, 1 बीटा, 1 डेल्टा, 1 गैमा। ठीक, जबकि एडल्ट्स में गैमा की जगह एप्सिलॉन होती है। यानी एडल्ट्स में आपसे पूछा जाए तो सब यूनिट क्या क्या है? 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 डेल्टा, 1 एप्सिलॉन प्रोटीन। ठीक है, तो ये इसके 5 सब यूनिट हो गए। समझ आ गई बात? अब जब दोनों अल्फा प्रोटीन्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन अटैच होगी तो ये आयन चैनल खुल जाएगा। ये जो आयन चैनल खुलता है इसका साइज होता है 0.6 नैनोमीटर। ये साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर से पोटेशियम भी गुजर सकता है, सोडियम भी गुजर सकता है, कैल्शियम भी गुजर सकता है, क्लोरीन वगैरह भी गुजर सकती है। ये सारे आयन चाहेंगे कि ये अपनी अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक ट्रैवल करें। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ट्रैवल करें। लेकिन इस चैनल के थ्रू सबसे ज़्यादा सोडियम ट्रैवल करता है। उसकी क्या वजह है? पहले तो ये डायग्राम देखें ना आप चैनल की। ये आप देख सकते हैं चैनल अभी क्लोज्ड है और जब इस चैनल पे आके एसिटाइलकोलिन अटैच हुई तो ये चैनल खुल गया। ठीक है, अब देखिए इस चैनल के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयंस को तो ये वैसे ही रिपेल कर देगा, इसलिए क्लोरीन वगैरह तो इसके थ्रू नहीं गुजरेंगे। पीछे रह गए पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है ना, वो होता है सोडियम का और पोटेशियम का। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा गुजरेगा? सोडियम। उसकी क्या वजह है? अब सोडियम आपको पता है सेल के बाहर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, ये चाहते हैं कि सेल के अंदर जाए। इसी तरह पोटेशियम आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, वो चाहता है कि वो सेल के बाहर आए। अब फैक्टर आ जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। आपको पता है मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव होती है और बाहर से पॉजिटिव होती है। सिंस मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव सोडियम अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक, तो इसलिए सोडियम की मूवमेंट इनकरेज हो जाती है और पोटेशियम की मूवमेंट डिस्करेज हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट इन चैनल्स के थ्रू सबसे ज़्यादा सोडियम की ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स आपने देख लिए। फर्स्ट सबसे पहले हमने कहा चूंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव आयंस को तो वैसे ही रिपेल कर जाता है। फिर हमने कहा 2 पॉजिटिव आयंस फिर रह गए थे इंपॉर्टेंट, एक सोडियम और एक पोटेशियम। उनमें चूंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 मिलीवोल्ट्स का, इसलिए सोडियम की ट्रांसपोर्ट है वो इनकरेज हो जाती है। सोडियम अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मूव करता है, पोटेशियम की मूवमेंट को खास नहीं होती। ठीक हो गई बात? अब जाहिर सी बात है जब इतना सारा सोडियम अंदर ट्रैवल करेगा तो पोटेंशियल चेंजेस तो आएंगी। तो लोकल पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज आ जाती है इनसाइड द मसल फाइबर। इसको हम कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। ठीक हो गई बात? नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई बात एक ये है कि एसिटाइलकोलिन हमेशा तो नहीं ना यहाँ लगी रहेगी। अगर लगी रही फिर तो कॉन्टिन्यूसली चैनल खुला रहेगा और सोडियम अंदर जाता रहेगा, तो ये हमेशा नहीं लगी रहेगी। तो ये एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय किस तरह से होती है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो बात ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। ये एंजाइम इस एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके अलावा
सेकंड पॉइंट उन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट से खुद ही डिफ्यूज करके बाहर भी चली जाती है, ना जाए तो हम उसको एंजाइम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए वो रहेगी, उन मिली सेकेंड में उसने बस सोडियम को अंदर ट्रेवल करवा देना है और मसल के ऊपर एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवा देना है बस। उसके बाद एसिटाइलकोलिन को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने यही डिस्कस किया हुआ है कि अगर तो एसिटाइलकोलिन मोहतरम फौत होने से पहले एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल प्रोड्यूस कर गए हैं, फिर तो आपको पता है मजीद वोल्टेज ग्रेड सोडियम चैनल खुलते चले जाएंगे, मजीद सोडियम अंदर आता जाएगा और एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक प्रोड्यूस हो गया और फिर एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। और अगर एसिटाइलकोलिन मोहतरम जल्दी फौत हो गए हैं, एक्शन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो फिर जारी बात है मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने ए और सी शो किया हुआ है इसमें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक नहीं जा सके, इसलिए एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हुआ, जबकि बी में थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक बात चली गई, इसलिए मजीद आपको पता है पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू मजीद वोल्टेज ग्रेड सोडियम चैनल खुलते जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया हुआ है। डन हो गई बात। तो इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं थी, ये चीज़ आपने यहाँ तक देख ली। अच्छा, नेक्स्ट इस पैराग्राफ में वो ये बता रहे हैं कि जितना हमें एंड प्लेट पोटेंशियल चाहिए ना मसल फाइबर को स्टिमुलेट करने के लिए, आम तौर पे उससे तकरीबन 3 टाइम्स ज़्यादा एंड प्लेट पोटेंशियल हम प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ताकि अगर थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इसको हम कहते हैं सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, ये जो हम एक्स्ट्रा एंड प्लेट पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, सेफ्टी फैक्टर। अच्छा, अलबत्ता अगर कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो जाए कि कोई तकरीबन 100 टाइम्स पर सेकंड होना शुरू हो जाए, तो फिर कई दफ़ा एसिटाइलकोलिन की तादाद कम होना शुरू हो जाती है और ये जो एंड प्लेट पोटेंशियल है ये कम होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि हम मसल को स्टिमुलेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हद हो गई है ना यार, आप एक सेकंड में 100 दफ़ा कह रहे हो। इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फटीग है ये। ठीक है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फटीग ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक हो गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।